सोचा है कि मेरी पेंशन के जो भी रुपए आएंगे और थोड़े बहुत जो मेरे पास रुपए जमा हुआ है उससे मैं तुम्हारे भाभी भैया के लिए सोने का कुछ सामान बनवा दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, ये कैसी बात कर रहे हो आप? भैया भाभी को खुद करने दीजिए ना अपनी गृहस्थी मैनेज। माँ, आपको फालतू में अपने रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी बहुत कर लिया आपने भैया भाभी के लिए, इस घर के लिए। अब उन्हें भी तो अपनी गृहस्थी संभालने दीजिए। कब तक ऐसे आप अपने बहू बेटे के लिए करती रहेंगी? और माँ, इस तरह से आप भैया भाभी के ऊपर रुपए खर्च करती रहेंगी ना तो भैया भाभी की नजर आपके रुपयों पर पड़ जाएगी, फिर बार बार आपसे ही खर्च करवाते रहेंगे। हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं किसके लिए क्या खर्च करूँ। अरे भाभी, चाय नहीं बनी क्या अब तक? अरे चाय बना रही है, ये बिरबल की खिचड़ी। क्या भाभी, ये चाय बनाने के लिए कितना समय लेती हैं आप? हाँ दीदी, उसी समय आपके भैया का फोन आ गया था तो मैं उनकी कुछ जरूरी फाइल ढूंढ रही थी, इसलिए चाय बनाने में देरी हो गई। हाँ ठीक है भाभी, रहने दो, कम से कम चाय बन तो गई। तो ये है देवकी जी का परिवार। देवकी जी के परिवार में देवकी जी की एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी है इसी शहर में, और देवकी जी का एक बेटा है तक्ष। तक्ष की शादी वैशाली के साथ 1 साल पहले ही हुई है। देवकी जी की बेटी का ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से हमेशा देवकी जी की बेटी का आना जाना लगा ही रहता है। देवकी जी की बेटी अपनी माँ को कभी भी अपने भाभी भैया के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने नहीं देती थी, क्योंकि देवकी जी की बेटी का सोचना था कि यदि उसकी माँ ने अपने सारे रुपए उसके भैया भाभी पर खर्च कर दिए तो उसके लिए क्या बचेगा। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ, मैं कल आ जाऊंगी। आज मुझे इनके साथ बिट्टू की स्कूल भी तो जाना है। ठीक है बेटा, आती जाती रहना। मम्मी जी। हाँ क्या हुआ बहू? वो मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि हम लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अरे ना भाई, अब मुझे इस बुढ़ापे में हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? अगर तुम लोगों के पास रुपए हैं तो तुम लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, मुझे तो जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मैंने इनसे बात की थी, लेकिन ये बोल रहे थे कि अभी खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है शादी के बाद से, तो रुपए मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। अगर आप थोड़ी बहुत मदद कर देते तो हम लोगों के भी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाते। अरे ना भाई, मेरे पास तो रुपए पैसे नहीं है। लेकिन मम्मी जी, आपको तो हर महीने पेंशन मिलता ही है ना। बहू, ये क्या तरीका है? मुझे पेंशन मिलती है तो मैं अपने पेंशन का हिसाब तुम्हें दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे हिसाब लेने की? अरे आज तक मेरे तक्ष ने मुझसे हिसाब किताब नहीं पूछा और तुम कल की आई मुझसे हिसाब किताब पूछ रही हो। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं आपसे हिसाब किताब नहीं ले रही हूँ। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आपको हर महीने पेंशन तो मिलता ही है, और घर मैनेज करने में वैसे भी हम लोग आपसे 1 रुपए भी नहीं लेते, तो आपके पास तो आपकी अच्छी खासी सेविंग होगी ना। देख बहू, मैं तुझे समझा देती हूँ, ये एविंग सेविंग क्या होती है ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम मेरे रुपयों पैसों का दोबारा मुझसे हिसाब मत लेना। अरे मेरा एक बेटा ही थोड़ी ना है, मेरी एक बेटी भी तो है। समय बेसमय में मुझे अपनी बेटी की भी तो मदद करनी होती है ना। क्या मैं सब कुछ अपने बेटे पे ही लुटा दूं? ठीक है मम्मी जी, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। आज के बाद मैं कभी भी आपसे किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं करूंगी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इन लोगों को यदि पता चल गया कि मेरे पास इतने रुपए पैसे हैं तो इन लोगों की नजर गड़ जाएगी मेरे रुपयों में, फिर ये लोग बार बार मुझसे ही खर्च करवाएंगे। ना बाबा ना, मैं अपने रुपए अपनी बहू बेटी पर ऐसी थोड़ी ना खर्च करूंगी। अरे मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी और क्या होना। अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जिसके लिए मम्मी जी ने मुझे कितनी खरी खोटी सुना दी। अरे यार वैशाली, मैं तुमसे कितनी बार कहता हूँ कि माँ से तुम किसी भी चीज की उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ माँ हमारे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली है। लेकिन एक बात बताइए जी, आप और दीदी दोनों ही तो मम्मी जी के बच्चे हैं, फिर मम्मी जी अपने बेटा और बेटी पर इतना भेदभाव कैसे कर सकती है? उन्हें मालूम है कि उनकी बेटी की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि आराम से वो सब कुछ मैनेज कर सके, लेकिन फिर भी मम्मी जी 1 रुपया भी घर में खर्च नहीं करना चाहती, और वहीं दीदी जब देखो तब आती है और मम्मी जी से अच्छे खासी रकम लेकर चली जाती है। सच कहूँ वैशाली, मैं कभी भी माँ से रुपए पैसों की मदद नहीं लेना चाहता हूँ, और मैं तुमसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज माँ से किसी भी तरह की उम्मीद मत करना। यदि वो खुशी खुशी घर पर या हम पर खर्च करती है तो ठीक, और नहीं भी करती है तो ठीक। वैशाली और तक्ष आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जोर से किसी की चीखने की आवाज आई। तक्ष, बचा बेटा बचा, गिर गई बेटा तेरी माँ, अरे टूट गई कमर। अरे ये क्या, ये तो मम्मी जी की आवाज है। माँ माँ, क्या हुआ माँ, कैसे गिर गई आप? उठिए मम्मी जी, आप ठीक तो हैं मम्मी जी? हाय रे मेरी कमर, लगता है मेरी कमर टूट गई बेटा। चलो वैशाली, मम्मी को कमरे तक लेकर चलो। मम्मी जी, इसी तरह धीरे धीरे चलिए। बस माँ, बस आप आराम से लेटिए। माँ, आप ठीक तो है ना माँ? नहीं बेटा, लगता है मेरी कमर टूट गई बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले चल बेटा। इस तरह देवकी जी की बेटी बहू ने देवकी जी को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि उनकी कमर में फ्रैक्चर है, जिसके कारण वो कम से कम 1 महीने
बिस्तर से उठकर अपने मन से चल फिर नहीं पाएंगी। देखिए, चोट बहुत गहरी तो नहीं है, लेकिन इनकी कमर में थोड़ा फ्रैक्चर है, जिस कारण ये लगभग 1 महीने तक खुद से चल फिर नहीं पाएंगी। भैया भैया माँ को क्या हुआ भैया? माँ की कमर में फ्रैक्चर है, माँ कम से कम 1 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगी, उन्हें बेड रेस्ट करना है। ये क्या भाई, क्या आप लोगों से माँ की देखभाल भी नहीं हुई? माँ ऐसे कैसे गिर गई? रिया, ये क्या कह रही है तू? अरे माँ सीढ़ियों से अचानक फिसल गई, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? देवकी जी करीब 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहती है, उसके बाद डिस्चार्ज कराकर उन्हें घर ले जाया जाता है। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी आपकी खूब सेवा करेगी। हाँ हाँ बेटा, तेरे रहते मुझे बड़ा किस बात की चिंता है। भाभी जा जल्दी से माँ के लिए दलिया बना कर लाओ। और भैया आप भी अपना ऑफिस संभाल सकते हैं, या मैं हूँ ना, मैं आते जाते रहूंगी और मम्मी की अच्छे से देखभाल कर लूंगी। ठीक है रिया। माँ दलिया खा लीजिए, मैंने अभी भाभी को दलिया बनाने को कहा है। हाँ बेटा। देखा माँ आपने, मुझे जैसे मालूम चला कि आप सीढ़ियों से गिर गई हैं और आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, अरे मैं भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन भाभी को सब कुछ मालूम था, फिर भी वो आपके साथ हॉस्पिटल नहीं गई। दीदी मैं हॉस्पिटल इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं घर में रहकर मम्मी जी के लिए खाना बनाकर भिजवाती थी हॉस्पिटल। लेकिन भाभी क्या दिन भर आप खाना ही बना रही थी? अरे खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। लो दीदी खिला दो मम्मी जी को खिचड़ी। लो माँ जरा टिक कर बैठो, मैं भी आपको खिचड़ी खिलाती हूँ। भाभी माँ को तो आपने खिचड़ी खिला दी है, लेकिन क्या आपको मेरी जरा भी चिंता नहीं है? मैं भी तो सुबह से यही हूँ ना, क्या मुझे भूख नहीं लगी होगी? हाँ दीदी मैंने आपके लिए भी खाना बनाया है, मैंने सोचा कि पहले आप मम्मी जी को खिचड़ी खिला दीजिए, फिर हम लोग साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। भाभी खाना तो रहने दो, मुझे तो गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए पकोड़े ही सेक दो। ठीक है दीदी, ये लो। माँ की सेवा के नाम पर बस आकर दिन भर कमरे में माँ बेटी बातें करते रहती हैं और उल्टा मुझे ही दोनों की सेवा करनी पड़ती है। फिर भी मम्मी जी को यही लगता है कि उनकी बेटी ही उनकी सारी सेवा कर रही है और बेटे बहू को तो जैसे उनकी कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, मेरा जो फर्ज है वो तो मैं निभाऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे देवकी जी को बिस्तर पर पड़े पड़े 10 दिन बीत जाते हैं और उनकी बेटी रिया तो सिर्फ सेवा के नाम पर आती है और अपनी माँ के साथ दिन भर बैठकर कमरे में बातें ही करती है। और बेचारी वैशाली दिन भर घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और फिर ऊपर से दोनों माँ बेटी की सेवा भी करती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी सास तो सिर्फ अपनी बेटी का ही नाम लेती थी कि उनकी बेटी ही उनकी सेवा कर रही है। देवकी जी के इलाज में जितने भी रुपए लगे थे वो सारे रुपए उनके बेटे तक्ष ने ही लगाए थे, लेकिन देवकी जी ने अपने पास से 1 रुपए भी तक्ष को नहीं दिए थे। लेकिन वैशाली ये सब देख रही थी और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, जब वैशाली अपनी सास के लिए खिचड़ी लेकर कमरे में जाती है तो वैशाली की सास अपनी बेटी को अपने कुछ गहने दे रही थी, लेकिन वैशाली को देखते ही उन्होंने सारे गहने के ऊपर अपना कम्बल ढक दिया। माँ ये गहने तो ठीक है मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे नकद 1 लाख रुपए की जरूरत है। मम्मी जी आपकी खिचड़ी। हाँ 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 बहू, हाँ रख दो ना खिचड़ी, खा लूंगी मैं अभी। अरे बेटा कहीं तेरी भाभी ने ये जेवर तो नहीं देखे? मुझे तो लगता है मम्मी भाभी ने ये जेवर देख लिए। ये तो हाथी की बेइज्जती हो गई, मुझे देखकर माँ बेटी ने अपने जेवर छुपाए। क्या मैं इन लोगों से इनके जेवर छीन लेती? मम्मी जी के इलाज में अब तक जितने भी रुपए लगे हैं वो सब हमने खर्च किए हैं और मम्मी जी अपने सारे रुपए बेटे डाले अपनी बेटी को दे रही है, लेकिन एक बार भी अपने बेटी बहू की हालत के बारे में नहीं सोच रही है। अब बहुत हो गया, इन दोनों माँ बेटी के अकल ठिकाने तो मुझे लगाने होंगे। मैं आज ही कोई ना कोई बहाना करके अपने मायके चली जाती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे सेवा करती है उनकी बेटी उनकी। मम्मी जी मेरे मायके से फोन आया था, मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे अभी के अभी मायके जाना होगा। लेकिन भाभी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती है आप? क्या आप अपना फर्ज भूल गई हैं? दीदी बस एक ही दिन की बात है, आप रात को यहीं रुक जाइए और माँ की देखभाल कर लीजिए, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। हाँ बहू तुम जाओ, लेकिन याद रखना कल जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी जी मैं कल बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी। ठीक है माँ, इन्हें फोन करके बता देती हूँ कि आज रात को मैं यहीं रुक रही हूँ। हाँ बेटा। वैशाली बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है और रिया को ऐसा ही लगता है कि वो दूसरे दिन वापस आ जाएगी, लेकिन दूसरे दिन सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वैशाली का कुछ पता नहीं चलता। करो करो और फोन करो, कितने भी फोन कर लो, इतनी आसानी से मैं तो तुम्हारा फोन नहीं उठाने वाली हूँ। ये तो हद हो गई माँ, भाभी ने क्या कहा था कि वो सुबह जल्दी आ जाएगी, लेकिन सुबह से शाम होने को आई पर भाभी का कुछ अता पता नहीं है और उन्होंने तो अपना फोन भी स्विच ऑफ रखा है। बेटा जरा तेरी भाभी के माँ के फोन पर तो फोन लगा। हाँ माँ अभी लगाती हूँ। हाँ माँ बेल तो जा रही है। अरे बेटा फोन तो स्पीकर पे डाल। हेलो माँ, फोन तो भाभी ने ही उठाया है। अरे बहू क्या तुम्हारे अंदर
की बहू हैं। आपको कुछ जिम्मेदारी का एहसास है? मेरी माँ बेड से उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती। इस समय मेरी माँ को आपकी जरूरत है और आप बहाने करके अपने मायके में जाकर बैठ गई हैं। ऐसी भी बहू होती है क्या? अरे दीदी, कौन सी माँ? किसकी माँ? कैसी माँ? वो आपकी माँ है, मेरी नहीं। अरे बहू तो दूर की बात है, उन्होंने तो मुझे कभी घर का एक सदस्य भी नहीं समझा। आपकी माँ के लिए तो आप ही सब कुछ हो ना। मैंने ये भी देख लिया कि उस घर में मेरी औकात सिर्फ एक नौकर के बराबर थी। सिर्फ उस घर में मुझसे घर के कामों का मतलब था झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, टाइम पर सबको चाय नाश्ता पानी दो। इससे ज्यादा मुझसे तो किसी को कोई उम्मीद ही नहीं। मैं उस घर में कभी आप लोगों के साथ बैठकर ना ही बातचीत कर सकती हूँ और ना ही अपने सुख दुख बांट सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझसे तो आप दोनों माँ बेटी मिलकर अपने रुपए पैसे और गहने भी छुपा रही थी। क्या मैं चोर हूँ? अरे दीदी, आप हो ना उस घर की मालकिन, तो सेवा करो अपनी माँ की। पैसे लेने के लिए आप हो, गहने लेने के लिए आप हो, मालकाना हक जताने के लिए भी आप हो, तो फिर सेवा करने के लिए मैं क्यों? क्या ठेका ले रखा है मैंने? मैं फ्री की नौकरानी हूँ? अरे मैं किसी की कोई सेवा नहीं करूंगी। वैसे भी बड़ी मालकिन बनी फिरती है ना आप तो। अपनी माँ की हर चीजों पर अपना हक जताती हैं। फिर बीमारी में सेवा करने के लिए अपने हक क्यों नहीं जताती? सेवा करने के लिए बहू और बहू के फर्ज याद दिला रही हैं आप मुझे। क्या एक बेटी का हक सिर्फ माँ की संपत्ति में है, माँ पर नहीं? सुनो माँ, आपने अरे फोन काट दिया। जरा भी शर्म नहीं है भाभी को। देखा आपने कैसी उल्टी सीधी बात कर रही थी, बेशर्म कहीं की। हाँ बेटा, सब सुना मैंने। अरे जरा शाम तो हो जाने दे, आ तो जाने दे तेरे भैया को, फिर बात करती हूँ। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, बहुत अच्छा सिला दिया है तेरी बीवी ने मुझे। ऐसी हालत में वो मुझे छोड़कर गई है ना, देखना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं। माँ क्या हो गया माँ? अरे भैया, आपको पता भी है भाभी ने क्या किया है? अरे माँ की ऐसी हालत है और वो झूठ बोलकर अपने मायके में जाकर बैठ गई है भाभी। क्या ऐसी होती है बहुएं? और ऐसी होती है घर की जिम्मेदारियाँ। अरे आप तो बीवी के गुलाम बन बैठे हैं, आप क्यों बुलाएंगे भाभी को? रिया, हाँ हूँ मैं बीवी का गुलाम। नहीं बुलाऊंगा उसे मैं यहाँ पर, क्यों बुलाऊं? यहाँ पर काम करने के लिए। अरे है कौन इस घर की? वह एक नौकर ही तो है ना। अरे एक नौकर को भी छुट्टी मिलती है? नहीं आएगी मेरी पत्नी, मेरी पत्नी है वो, इस घर की नौकर नहीं। और वैसे भी तुम्हें उससे मतलब ही क्या है? तुम्हें तो सिर्फ माँ से ही मतलब है ना। करो ना माँ की सेवा तुम। और माँ, तुम्हें भी तो बेटी के आगे कभी बहू दिखी ही नहीं। बेटी के ऊपर तुमने रुपए पैसे गहने सब कुछ तो लुटा दिए। तुम्हारा भरोसा तो सिर्फ तुम्हारी बेटी पर है। और वैसे भी तुम तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हो ना माँ। और सुन लो आप लोग भी, मैं 1-2 दिनों के अंदर ना अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया है। क्योंकि माँ, आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपको कभी भी अपने बेटे बहू से कोई मतलब नहीं रहा है। आपने तो हमेशा रिया को ही महत्व दिया है ना। ठीक है माँ, चले जाएंगे हम लोग, फिर आप रिया के साथ रहिएगा। क्या? ये क्या बोल रहे हो भैया? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे माँ, इन्हें रोको। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अपना परिवार छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती माँ। मेरा अपना परिवार है और मेरे परिवार में मेरे सास ससुर के साथ मेरे पति भी तो हैं। मैं उनकी देखभाल करूंगी, ये यहाँ रहकर माँ की देखभाल करूंगी। अरे तक्ष, तू ऐसे कैसे जा सकता है अपनी माँ को छोड़कर? माँ, मैं आपको कोई अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तो आपको आपकी चहती बेटी के साथ छोड़ रहा हूँ। माँ, भैया तो चले गए माँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती। लेकिन बेटा, मैं अकेले कैसे रह सकती हूँ? ठीक है माँ, 1 महीने की तो बात है ना। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ एक काम वाली रख देती हूँ। वो यहाँ पर आपके साथ रहेगी, आपको समय पर खाना पीना देते रहेगी, और मैं भी बीच बीच में यहाँ आते जाते रहूंगी। लेकिन बेटा, हाँ माँ, मैं अपने परिवार और पति को छोड़कर इस तरह आपके साथ नहीं रह सकती। मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी माँ। ठीक है माँ, मैं कल रात से यहाँ पर हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। वैसे भी ये बहुत परेशान हो रहे होंगे। और हाँ माँ, मैं आज काम वाली को यहाँ भिजवा दूंगी। ठीक है बेटा। इस तरह देवकी जी की बेटी अपने ससुराल की जिम्मेदारी बताकर वो अपने ससुराल चली जाती है। और कुछ ही घंटों के बाद रिया ने देवकी जी की देखभाल के लिए एक काम वाली भिजवा दिया था। अम्मा जी, आपने खाना पीना खा लिया है, अब आप आराम कीजिए। मैं अपने घर जा रही हूँ, कल फिर समय से आ जाऊंगी। तुम यहीं रुक जाओ ना कांता। नहीं अम्मा, मेरी बहू गर्भवती है, उसे कभी भी डिलीवरी हो सकती है। मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ आपके पास नहीं रह सकती। तुझे अपनी बहू की बड़ी चिंता है? हाँ माँ, बुढ़ापे में बेटी थोड़ी ना साथ निभाएगी, साथ तो बहू ही निभाएगी, चाहे हंसकर करे या रोकर करे। सास की सेवा तो बहू ही करती है। काम वाली भी समय से काम काज कर कर चली जाती और देवकी जी इतने बड़े घर में अकेले रह जाती। देवकी जी का तो बेटे बहू से लगभग बातचीत बंद ही हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बेटी ने भी बातचीत करना कम कर दिया था, और अब तो उनकी बेटी का भी आना जाना बहुत कम हो गया था। अब तो देवकी जी ठीक होने की बजाय और ज्यादा परेशान होने लगी थी, और देवकी जी ये सोचने के लिए मजबूर हो गई थी, वैशाली जैसी भी
बहू रहती, चाहे कैसी भी रहती, कम से कम साथ तो रहती। ऐसे अकेले तो नहीं छोड़कर जाती। भले 2-4 गालियां देती, लेकिन बहू मेरी सेवा जरूर करती। अगर बहू इस घर में होती तो आज मुझे ऐसे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। मुझे इस घर में मेरे बेटे बहू के बिना 10-15 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि बेटे बहू का पलड़ा बेटी और दामाद से ज्यादा भारी होता है। मुझे कैसे भी करके अपने बेटे बहू को इस घर में वापस लाना ही होगा। चाहे मुझे उन लोगों के पैर पकड़ के माफी भी मांगने पड़े तो मैं माफी मांग लूंगी। देवकी जी काम वाली कांता से अपने बेटे बहू के लिए खबर भिजवाती है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो लोग आकर उनसे मिल ले। ये सुनते ही कुछ ही देर में देवकी जी के बेटे बहू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ आपकी तबीयत को? मुझे कांता दीदी ने बताया। बेटा ऐसी जिंदगी जीकर मैं करूंगी भी क्या? मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बेटा, अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ। इस घर में वापस लौट आओ बेटा। माँ आप रोइए मत, ऐसे आपको अकेला छोड़कर जाना हमें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें हम मजबूर थे। देख लिया माँ, हेकड़ी ढीली हो गई दोनों मियां बीवी की, जो यहाँ पर आ गए ये लोग। बस कर रिया, अब तू एक शब्द भी नहीं बोलेगी। देख लिया मैंने पिछले 10 दिनों में तेरा साथ। तूने मुझे एक काम वाली के भरोसे छोड़ दिया। तुझे तो तेरी गृहस्थी संभालनी थी ना, फिर कैसे समय निकाल कर आ गई तू यहाँ? तू चली जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। और सुन ले, तू यहाँ सिर्फ ना एक मेहमान की तरह आएगी। आज से मेरी सारी धन दौलत और रुपए पैसों पर मेरे बेटे और बहू का अधिकार है, तेरा नहीं, समझी? इतना तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है बेटा रिया। बहू चाहे नालायक और मक्कार भी हो ना, तो अपने सास ससुर को बुढ़ापे में एक लोटा पानी वही देगी। क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।